नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे AVFM के टर्बो कोर्स के पार्ट 3 सेशन में। दोस्तों, हम लोग यूनिट नंबर 7 यानी मॉड्यूल ए तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को 2 सेशन में कवर किए हैं। टर्बो सेशन पार्ट 1, टर्बो सेशन पार्ट 2। ये हमारा टर्बो सेशन नंबर पार्ट 3 है और हम लोग मॉड्यूल बी की शुरुआत कर रहे हैं। उन टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट हुए हैं, ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। और हाँ दोस्तों, हम लोग डेली आपके लिए इस जो भी कंसेप्ट आपको मैं टर्बो सेशन में पढ़ा रहा हूं, इसके बेसिस पे डेली मैं क्विज कंडक्ट कर रहा हूं। जितना कंसेप्ट है उस पे क्विज कहाँ हो रहा है, तो हमारा ऐप में हो रहा है, कैप्सूल कोर्स में। तो ये डेली मैं अपडेट कर रहा हूं, तो प्लीज आप इंश्योर करें कि वो क्विज जरूर दें। इससे आप देख पाएंगे कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। यानी दोस्तों, जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिटेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, उस पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ये देना जरूरी है। आधा अधूरा तो यहाँ आपको 50% काम आपका यहाँ हो रहा है, और 50% काम तब होगा जब आप इन पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको विशेष जानकारी चाहिए क्विज के रिगार्डिंग, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन को। पहले WCTL की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, राइट, जिसका कैश खत्म हो गया है। कोई शॉपकीपर है दोस्तों, उसका कैश खत्म हो गया है। अब वो माल बेचने के लिए स्टॉक है उसके पास, माल बेचने के लिए स्टॉक है, लेकिन कैश ही नहीं है इसके पास। तो उसको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए ताकि बिजनेस चल सके। तो वो बैंक के पास जाता है। वो शॉपकीपर क्या करता है, वो शॉपकीपर जाता है किसके पास, बैंक के पास जाता है। ठीक है, बैंक को बोलता है कि देखो ऐसा है कि मेरे पास कैश नहीं है लेकिन स्टॉक है। ठीक है, तो बैंक बोलता है कि ले भाई WCTL ले ले। क्या ले ले, WCTL होता है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। क्या होता है दोस्तों, ये एक टेम्पोररी लोन है, दैट इज द काइंड ऑफ टेम्पोररी लोन। जब लिक्विडिटी करंट हो जाती है, किसके अगेंस्ट दिया जाता है दोस्तों, तो ये जो लोन टेम्पोररी रिलीफ दिया जाता है वो करंट एसेट के अगेंस्ट दिया जाता है। समझे, अगेंस्ट द करंट एसेट। कब दिया जाता है, जब लिक्विडिटी करंट हो जाता है और कैश क्रेडिट अकाउंट ओवरड्रॉन हो गया हो। तो मान लीजिए कि CC अकाउंट ओवरड्रॉन हो गया हो, जरूरत से ज्यादा आपने ड्रॉ कर लिया हो और लिक्विडिटी करंट है आपके पास, तो एक तरह का टेम्पोररी लोन है, तो करंट एसेट के अगेंस्ट दिया जाता है। इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखेंगे हम लोग, कि शॉर्ट टर्म लोन है पहली बात। ठीक है, देखिए एक तो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल लोन, वो अलग है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की बात हो रही है। टर्म लोन जनरली लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन यदि वर्किंग कैपिटल टर्म लोन हो तो प्लीज याद रखेंगे कि ये शॉर्ट टर्म लोन है, राइट। किस लिए होता है, ये लिक्विडिटी करंट के लिए होता है। और किसके अगेंस्ट होता है दोस्तों, करंट एसेट के अगेंस्ट होता है। प्लीज याद रखेंगे, अगेंस्ट करंट एसेट। क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, किसके अगेंस्ट है, करंट एसेट के अगेंस्ट है, राइट। तो बैंक क्या करती है, बैंक इंस्टॉलमेंट फिक्स करती है, एक तरह का टेम्पोररी रिलीफ होता है। जैसे मान लीजिए घर का राशन खत्म हो गया और सैलरी अभी आई नहीं है, तो आप फ्रेंड से थोड़ा पैसा लेते हैं ना, बस वैसे ही है। समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। चलिए, आई होप इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहेगा, जो की पॉइंट्स है वहां पे आपके सामने हाईलाइटेड है। अब दोस्तों कन्वर्जन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक ने लोन दिया पर कंपनी रिपे नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये बैंक है, ठीक है, और ये कंपनी है। बैंक ने कंपनी को क्या दिया, लोन दिया, और कंपनी जो है रिपे नहीं कर पा रही है, राइट। बैंक सोचता है कि चलो लोन को ना शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बैंक कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, बोर्ड सीट मिल गया, मॉनिटरिंग आसान हो गया। समझे ना, बैंक ने क्या सोचा कि ऐसा करते हैं कि कंपनी चूंकि लोन नहीं दे रहा है, तो इस लोन को क्यों ना हम शेयर में कन्वर्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि बैंक जो है कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, बोर्ड में सीट मिल जाएगी बैंक को, और मॉनिटरिंग आसान हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यही चीज है कन्वर्जन। तो की पॉइंट क्या है कि लोन को हम इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विटी मतलब शेयर होता है, सेम चीज है। बोरोवर्स इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। लैंडर को बोर्ड सीट मिल जाता है। ठीक है, लैंडर को बोर्ड सीट मिल जाता है तो मॉनिटरिंग बेटर हो जाता है, और मार्केटेबिलिटी पुअर होती है, लिखा है ना, पुअर मार्केटेबिलिटी, रिटर्न काफी लो होती है, राइट। तो ये सभी की पॉइंट्स है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग मोरिटोरियम की। मोरिटोरियम क्या होता है दोस्तों, कि जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कैश फ्लो जनरेट में टाइम लगता है ना जी। तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इनको कैश फ्लो जनरेट करना है, तो कैश फ्लो जनरेशन में टाइम लगेगा बड़े प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो बैंक बोलता है कि देखो प्रिंसिपल मत दो, अभी थोड़ा टाइम ले लो। ये ग्रेस पीरियड होता है प्रिंसिपल रिपेमेंट होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले। बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा कैश जनरेट करने में, तो बैंक बोलता है कि ऐसा करो कि प्रिंसिपल अभी मत दो, थोड़ा सा टाइम ले लो। तो ये जो ग्रेस पीरियड होता है ना, प्रिंसिपल रिपेमेंट स्टार्ट होने से पहले, फॉर द प्रिंसिपल रिपेमेंट। तो की पॉइंट याद रखेंगे, मोरिटोरियम एक तरह का ग्रेस पीरियड है प्रिंसिपल रिपेमेंट का। इंटरेस्ट यूजुअली पेबल होता है, राइट, और कॉमन है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा तो वहां पे बहुत कॉमन है, क्योंकि इसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। जैसे आपने EMI वाली बाइक ली, आपने मान लीजिए EMI वाली बाइक ली, ठीक है। अब क्या हुआ, पर डीलर बोलता है कि देखो 3 महीने बाद से EMI देना। वैसे ही मोरिटोरियम होता है, ठीक है, 3 महीने बाद से EMI भरना, अभी मत भरो, 3 महीने बाद भरना। तो यही होता है मोरिटोरियम। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। जब भी WCTL दिखे तो एक तरह का लिक्विडिटी रिलीफ होता है,
और नॉर्मल टर्म लोन नहीं होता है ये। कन्वर्जन की बात कर लें, कन्वर्जन का मतलब कि हम लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं? मॉनिटरिंग आसान होगा, प्रॉफिट पर्पज से नहीं करते हैं। और मोरिटोरियम की हमने बात की, मोरिटोरियम का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल रिपेमेंट में हम डिले करते हैं। क्यों? ड्यूरिंग प्रोजेक्ट जेस्टेशन। तो ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। सवाल है विच टर्म रेफर्स टू ग्रेस पीरियड बिफोर द रिपेमेंट स्टार्ट। तो सवाल है कि कौन सा टर्म जो है ग्रेस पीरियड को रेफर करता है इससे पहले कि रिपेमेंट शुरू हो। WCTL नहीं, रिपेमेंट ग्रेस पीरियड को WCTL कोई मतलब नहीं है। कन्वर्जन नहीं, मोरिटोरियम सही बात है। मोरिटोरियम जो होता है वो ग्रेस पीरियड होता है, समझे? मतलब कि रिपेमेंट से पहले कितना समय लग रहा है, टाइम अलाउड बिफोर स्टार्टिंग रिपेमेंट, यही होता है हमारा मोरिटोरियम। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये याद रहेगा। जब भी आपको WCTL दिखे समझ जाइए कि लिक्विडिटी रिलीफ मिलता है आपको, समझे? को मतलब कन्वर्जन, लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करना। मो मतलब मॉरिटोरियम यानी कि ग्रेस पीरियड होता है, समझे? तो ये 3 एग्जाम के हीरोज हैं। आगे बात करते हैं हम लोग फ्यूचर्स ऑफ डिवेंचर के बारे में। तो दोस्तों डिवेंचर एक प्रॉमिस होता है, कंपनी का प्रॉमिस है कि वो आपको एक फिक्स अमाउंट फ्यूचर डेट पे देगी। देखा है ना? डिवेंचर की बात करें तो क्या होता है? प्रॉमिस का होता है। कौन प्रॉमिस करता है? तो कंपनी प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? कि आपको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर डेट पे देगी। टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फ्यूचर डेट, प्रॉमिस टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑन द फ्यूचर डेट। आप पैसा देते हैं, कंपनी इंटरेस्ट देती है, बस यही बात है। ठीक है, तो डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपनी इशू करती है। आप क्या देते हैं? पैसा देते हैं, और कंपनी क्या देती है आपको? इंटरेस्ट देती है। चलिए अब इसके फीचर्स की बात कर लें। तो पहला फीचर है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट अ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट। दूसरी बात है कंपनी बोलती है कि मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, दैट्स ऑल। इसका टेनर फिक्स होता है। टेनर फिक्स होने का मतलब यह होता है दोस्तों कि एक एक्सपायरी डेट होती है, मैच्योरिटी पर पैसा आपको वापस मिल जाता है। कभी परपेचुअल भी हो सकता है ना? परपेचुअल भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। परपेचुअल अलॉट, परपेचुअल मतलब कि लगातार चलता रहे, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात है कि इसका इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, रेट पहले डिसाइड हो जाता है, प्री डिसाइडेड है ना? 0 कूपन डिवेंचर यदि है तो आपको पता ही है कि कूपन मिलने वाला है नहीं, ठीक है? तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट पर इशू होता है लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन मैच्योरिटी पे तो आपको फुल अमाउंट मिल जाएगा। एक होता है ऑप्शन, इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं डिवेंचर में, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि इशूअर बोलता है कि देखो मैं जल्दी पैसा वापस करना चाहता हूं, समझे? जिसने डिवेंचर इशू किया, जो कंपनी ने डिवेंचर इशू करती है, वो क्या बोलती है कि देखो ऐसा है कि मैं आपको पैसा मैच्योरिटी तक नहीं रखूंगा, आपको मैं जल्दी वापस करूंगा, इसको बोलते हैं कॉल। पुट में क्या होता है कि इन्वेस्टर जिसने निवेश किया है, निवेशक, वो बोलता है कि पैसा वापस लेना चाहता हूं, मैं जल्दी पैसा वापस लेना चाहता हूं। तो अंतर समझ में आ गया ना? कॉल में कंपनी बोल रही है कि देखो मैं पैसा जल्दी देना चाह रहा हूं, पुट में इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे पैसा जल्दी चाहिए। हाँ, वोटिंग राइट नहीं मिलता दोस्तों, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं जब तक इक्विटी में कन्वर्ट ना हो। कन्वर्ट होने के बाद वोटिंग राइट मिलता है। और कुछ डिवेंचर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है कि लोन के बदले इक्विटी स्टेक मिलता है और तब वोटिंग राइट भी मिलता है ना? तो लोन के बदले क्या मिलता है दोस्तों? इक्विटी स्टेक मिलता है और तब वोटिंग राइट मिलता है, समझे? जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया, ठीक है? ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, ठीक है? आपने अपने फ्रेंड को पैसा दिया और बोला देखो इंटरेस्ट दे दे और 1 साल बाद पैसा वापस कर, समझे? इंटरेस्ट अभी दे दो और 1 साल बाद पैसा वापस कर देना, देते रहो। तो इंटरेस्ट देते रहो। तो फ्रेंड के पास ऑप्शन है कि जल्दी वापस करने का। यदि आपका फ्रेंड जो है आपको जल्दी वापस करेगा तो उसको कॉल बोलते हैं, बोलेगा कि चलो तुमको हम पहले ही दे देंगे, कॉल ऑप्शन बोलते हैं। और आपके पास भी ऑप्शन है जल्दी लेने का, तो आप बोलेंगे पुट है, इसको बोलते हैं पुट ऑप्शन। मतलब आप उसे जल्दी पैसा ले लेते हैं, इसको पुट बोलते हैं। तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। सेक्शन नंबर 71 याद रखिएगा दोस्तों, ये गवर्न करता है डिवेंचर के इशू को, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रस्टी मैंडेटरी है। यदि 500 से ज्यादा लोगों को आप डिवेंचर इशू किए हैं, यदि कोई कंपनी है 500 से ज्यादा लोगों को डिवेंचर इशू कर रही है, तो ट्रस्टी का जरूरत है। ट्रस्टी क्या करता है? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। किनके इंटरेस्ट को? तो ऑब्वियस सी बात है निवेशक के इंटरेस्ट को। और कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको बता ही दिया कि ये इक्विटी में कन्वर्ट होता है प्लस वोटिंग राइट होता है कन्वर्जन के बाद, राइट? प्लीज ये सब याद रखेंगे। एक सवाल है विच ऑप्शन अलाउ इन्वेस्टर टू डिमांड अर्ली रिडेम्पशन। कौन सा ऑप्शन है जो कि इन्वेस्टर, निवेशक को अलाउ करता है कि वो अर्ली रिडेम्पशन डिमांड करें? कॉल, कन्वर्जन, पुट, मॉरिटोरियम। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अर्ली रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, पहले रिडीम करना। कौन डिमांड कर रहा है? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के लिए होता है पुट ऑप्शन। इन्वेस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन होता है दोस्तों? पुट ऑप्शन होता है। और यदि यहां पूछता कंपनी, मान लीजिए ये पूछता कि कौन सा ऑप्शन कंपनी को अलाउ करता है कि वो अर्ली रिपेमेंट कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉल ऑप्शन, ठीक है? प्लीज इसको याद रखेंगे। तो यही कंसेप्ट है दोस्तों। आपको बताया टेनर फिक्स होता है, इंटरेस्ट फिक्स होता है, कन्वर्टेबल होता है, सब कुछ डिवेंचर के बारे में।
ठीक है, कॉल ऑप्शन होता है, पुट ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी, डेट टू ईबीआईटीडीए, इक्विटी मल्टीप्लायर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो आइए समझते हैं ये चार रेशियो क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले डेट टू इक्विटी तो सिंपल है, आपका डेट कितना है नंबरेटर में, आपका इक्विटी कितना है डिनोमिनेटर में। आपको पता होगा दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो या तो डेट फॉर्म में होंगे या इक्विटी फॉर्म में होंगे। दोनों का रेशियो ही हमारा डीईआर कहलाता है, डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है। दूसरी बात, डेट टू ईबीआईटीडीए रेशियो। तो ये देखिए, डेट ऊपर में, ईबीआईटीडीए डिनोमिनेटर में। ईबीआईटीडीए क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, मतलब ये एक तरह से बताता है कि आप डेप्ट को रिपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको डेप्ट रिपे करने की क्षमता है या नहीं है। ठीक है, कितना आपने उधार लिया है और आपकी अर्निंग क्या है। ठीक है, तो ये बताता है। तो अब आप सोचिए कि यदि ये रेशियो ज्यादा होगा तो क्या हो, रेशियो कम होना चाहिए। ठीक है, जितना हमारा ईबीआईटीडीए ज्यादा होगा उतना अच्छा है, समझे, हमारी क्षमता उतनी अच्छी है। एक होता है हमारा इक्विटी मल्टीप्लायर, जिसको डू पॉइंट एवरेज बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि टोटल एसेट नोमिनेटर में डाल लेते हैं और टोटल इक्विटी डिनोमिनेटर में डाल लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फाइनेंशियल लीवरेज बताता है। देखिए दोस्तों, एसेट की बात कर लेना, आप जानते होंगे एसेट जो हमारा है बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट होता है, और इक्विटी जो होता है वो हमारा कैपिटल में आता है, लायबिलिटी साइड में आता है। तो आपका टोटल एसेट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, इसी को डू पॉइंट रेशियो भी बोलते हैं। ये एक तरह का लीवरेज इंडिकेटर है, समझे। एसेट जो आपके पास आ रहा है, एसेट को फंडिंग जो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आप इक्विटी से कर रहे हैं, मतलब अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं। अच्छी बात है, जितना इक्विटी अच्छा ज्यादा होगा उतने अच्छा रेशियो है, इक्विटी मल्टीप्लायर। फिर एक होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस समझते हैं ना, आप मान लीजिए बोरो किए, ठीक है, कोई कंपनी है उसने बोरो की, तो बोरो की तो वो ब्याज देगी ना जी। जो उसको बोरो की है तो महीना महीना उसको ब्याज भरना पड़ेगा, या जो भी इसका स्केड्यूल हो ब्याज भरना पड़ेगा। तो उसका अर्निंग कितना हो रहा है और कितना उसको ब्याज में देना पड़ रहा है, ये रेशियो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। मतलब हमारे पास क्षमता है कि नहीं इंटरेस्ट पे करने का, समझे। तो यहाँ पे देखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिनोमिनेटर में हमने लिखा है। ईबीआईटी तो हो गया हमारा अर्निंग, कंपनी कितना कमा रही है, और इंटरेस्ट में कितना खर्च कर रही है, ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार रेशियो सुपर इंपॉर्टेंट है, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन ईबीआईटीडीए, इक्विटी मल्टीप्लायर यानी एसेट अपॉन इक्विटी, और इंटरेस्ट कवरेज होता है हमारा ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए, तो दोस्तों ये जो डीईआर होता है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क बताता है। ये आपसे पूछा जाएगा कोई सॉल्वेंसी रेशियो का कुछ एग्जांपल बताओ, तो याद रखिएगा ये जो डेप्ट अपॉन ईबीआईटीडीए होता है ना, ये सॉल्वेंसी रेशियो होता है। और यदि इंटरेस्ट कवरेज एक से कम है तो ये डिफॉल्ट का इंडिकेटर है, समझे। जैसे ही आपका इंटरेस्ट कवरेज, आप सोचिए ना, इंटरेस्ट कवरेज होता क्या है ना, डिनोमिनेटर में आप इंटरेस्ट वाला खर्चा लिखते हैं, ठीक है, और नोमिनेटर में आप ईबीआईटी लिखते हैं। यदि एक से कम है, इसका मतलब कि आपकी जो अर्निंग है यानी ईबीआईटी जो है वो आपके खर्चा से कम है, तो ये तो डिफॉल्ट वाला केस है ना, आपका कमा ही नहीं पा रहे हैं उतना, खर्चा आपका ज्यादा हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? सिंपल चीज है, कुछ टफ नहीं है, बस एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सवाल है कि कौन सा रेशियो मेजर करता है एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। देखिए, यदि रिपेमेंट कैपेसिटी बोलता तो आप बोलते डेप्ट अपॉन ईबीआईटीडीए रेशियो, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट करेगा, आईसीआर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों ये जो डेप्ट इक्विटी है, इक्विटी मल्टीप्लायर है, इसको हम लोग लीवरेज रेशियो बोलते हैं। दे आर कॉल्ड लीवरेज रेशियो, हाउ मच लीवरेज यू आर टेकिंग, राइट। और एक होता है कवरेज रेशियो। फ्रेंड्स, बात करते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की। क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज? देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि डेप्ट का यूज करना ताकि रिटर्न को बूस्ट कर सके। ठीक है, हम क्या यूज कर रहे हैं? डेप्ट का, डेप्ट मतलब लीवरेज होता है, लीवरेज को यूज कर रहे हैं ताकि अपने रिटर्न को बूस्ट कर सके। इसको बोलते हैं डबल एज स्वॉर्ड। क्यों बोलते हैं? दो धारी तलवार बोलते हैं। मतलब कि अगर प्रॉफिट बढ़े तो रिटर्न ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट गिरे तो रिस्क भी ज्यादा है ना जी। प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न ज्यादा है, और प्रॉफिट गिरेगा तो रिस्क भी ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से पैसा उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया, अगर बिजनेस चल गया तो प्रॉफिट डबल है, और अगर लॉस हुआ तो लोन भी देना पड़ेगा, रिस्क हाई है। जैसे आपने अपने दोस्तों से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किया, तो यदि आपका प्रॉफिट अच्छा हुआ तब तो आप डबल रिटर्न दे दीजिएगा, और यदि लॉस हो गया तो रिस्क बढ़ जाता है, वही बात है। तो इसलिए ऑप्टिमल मिक्स बहुत जरूरी है। तो दोस्तों डीएफएल जो होता है ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो पहले तो मैंने आपको फाइनेंशियल लीवरेज बताया होता क्या। अब डिग्री मतलब इसको मेजर करना है। ये बताता है कि जो हमारा अर्निंग पर शेयर है कितना सेंसिटिव है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के चेंज से। हाउ मच ईपीएस इज सेंसिटिव टू द चेंज इन ईबीआईटी, समझे। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस डिवाइडेड बाय डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी।
ये फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है डीएफएल का। और कभी कभी ईबीटी भी यूज होता है, कभी कभी आप देखेंगे ना। मैं इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी बताता हूँ। फिलहाल तो ये समझिए कि जो हमारा ईपीएस कितना सेंसिटिव है ईबीआईटी से। ठीक है, ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब सवाल है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यदि आपका डीएफएल ज्यादा है, इसका मतलब कि ईबीआईटी में छोटा सा ड्रॉप होगा तो ईपीएस में बड़ा फॉल होगा। समझे? यदि आपका लिवरेज ज्यादा है तो ईबीआईटी में हल्का सा आपका अर्निंग ड्रॉप होगा ना, आपका अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, फॉल आएगा। तो एक तरह से कहने का मतलब कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मेजर कर रहा है वर्सेस परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और ओवर लिवरेज यदि बड़े प्रोजेक्ट में है तो रिस्क काफी हाई होता है। समझे? तो जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, राइट, एक कंपनी है, उसका ईबीआईटी मान लीजिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 10% गिर जाता है, लेकिन जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर है वो 30% गिर जाता है। सच देख रहे हैं, दोनों गिर रहा है, ऑब्वियसली बात है, दोनों अर्निंग ही है। एक गिरेगा तो बस ये क्या है कि बिफोर है और ये पर शेयर है, टोटल अर्निंग। तो ईपीएस 30% गिर गया, मतलब लीवरेज काफी इसने ले रखा है, लीवरेज इसका काफी है। लेकिन रेशियो निकाल के देखिए ना, 3 गुना होगा। ठीक है, रिस्क भी हाई है। तो समझ रहे हैं? तो यही बता रहा है कि आपका यूनिट ईबीआईटी गिरने से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एक तरह का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वर्सेस ईबीआईटी बताता है। तो यदि आप ज्यादा लीवरेज लेंगे तो रिस्क आपका ज्यादा होगा। सवाल है कि डीएफएल क्या मेजर करता है? चेंज इन ईबीआईटी वर्सेस सेल नहीं, ईपीएस वर्सेस सेल नहीं, ईपीएस वर्सेस ईबीआईटी सही। सेल से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हम नोमीटर में क्या लिखते हैं? डेल्टा ईपीएस अपॉन ईपीएस। डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? डेल्टा ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी और इंटू 100। बस यही तो है फॉर्मूला, याद रहेगा। चलिए, आई होप ये आपको ध्यान रहेगा। अब हम लोग डीओएल की बात कर लेते हैं। तो बस एक तरीका मैं बताता हूं आपको याद रखने का कि डीएफएल को याद रखिए कि ईपीएस का मूड जो है ईबीआईटी के मूड पर डिपेंड करता है। समझे? ईपीएस का स्विंग, ईबीआईटी का स्विंग, मतलब लीवरेज इंटू मन लीवरेज का ज्यादा। ऐसे देखिए, याद रखिए, ईपीएस हमारा स्विंग हुआ, ईपीएस स्विंग मतलब चेंज होता है। ईपीएस में जो स्विंग होगा वो क्या होगा? ईबीआईटी का स्विंग मल्टीप्लाई कर दीजिए लीवरेज का जादू। समझे? ये होता है। चलिए, तो आपको याद रखना है ईपीएस ईबीआईटी का लिंकेज है हमारा डीएफएल, वही चीज यहां बताया जा रहा है। अब जरा बात करते हैं डीओएल की, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है कि सेल्स चेंज होने पर ईबीआईटी कितना चेंज होता है। देखा है ना, इंपैक्ट ऑफ सेल्स चेंज ऑन ईबीआईटी। सेल्स चेंज हो रहा है तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा। ठीक है, वो बताता है कौन? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। समझे? अब बात करें, देखिए आपको पता होगा कि फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो लीवरेज भी ज्यादा है, मतलब रिस्क भी ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने शॉप रेंट पे लगाए। ठीक है, आपने अपना दुकान जो है वो कैसे दिया? वो आपने रेंट पे दिया। ठीक है, तो आप अपनी दुकान रेंट पे लगाए। रेंट तो फिक्स है ना जी, आपने अपना दुकान जो है रेंट पे लगाया और ये रेंट क्या है? रेंट फिक्स है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेल थोड़ी बढ़ी तो प्रॉफिट जंप करेगा, पर अगर सेल गिरी तो लॉस भी बढ़ा होगा। समझे? तो सेल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? इंपैक्ट सेल का क्या इंपैक्ट है? ईबीआईटी पे, अर्निंग पे। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट यदि ज्यादा है तो लीवरेज भी ज्यादा है, मतलब रिस्क भी ज्यादा है। तो ये फिक्स कॉस्ट देखता है। पिछला वाला क्या देख रहा था? आपने कितना डेप्ट लिया हुआ है वो देख रहा था। ये देख रहा है कि फिक्स कॉस्ट कितना है। समझे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको मेजर करते हैं। देखो, ये तो हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज। इसको मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पैरामीटर यूज होता है, जो कि डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स, डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और प्रैक्टिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तो जस्ट इसका तरीका है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन होता है क्या कि एक यूनिट जब आप बेच रहे हैं तो वो कितना प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली नंबर ऑफ यूनिट होगा, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन का, ये सेल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। मैं समझा देता हूँ क्या होता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये टोटल आपका सेल्स है। ठीक है, उसमें से ये वाला पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये जो हिस्सा बचता है ना, इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। समझे? तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि मान लीजिए कि सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है स्मॉल एस, वीसी पर यूनिट है स्मॉल वी, एस माइनस वी कर दीजिए और नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दे देगा। समझे? तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, जो हिस्सा बचता है वही कंट्रीब्यूशन कहलाता है। ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। और यदि आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा, आपने जैसे दुकान लिया, ठीक है, बेचने के लिए, सामान बेचने के लिए, आपका रेंट काफी हाई है, तो आपका लिवरेज भी ज्यादा ले रहे हैं, आप ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि फिक्स कॉस्ट एक तरह का रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट ही है ना। तो यदि आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगा तो आपका डीओएल भी ज्यादा होगा। अब सवाल है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है?
तो यदि आपका ड्यूएल ज्यादा है ना, तो हाई ड्यूएल मतलब कि सेल्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो ईबीआईटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो एक तरह के आपका ये ऑपरेटिंग रिस्क दिखाता है। क्या दिखाता है दोस्तों? ये आपका इट शोज द ऑपरेटिंग रिस्क। और यदि हमारा फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, ठीक है, हायर फिक्स कॉस्ट होगा तो हायर डीएल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल ले लीजिए। ऐसे मान लीजिए कि कंपनी का जो सेल्स है वो मान लीजिए कि 10% बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो अर्निंग पीबीआईटी है वो मान लीजिए 30% बढ़ता है। मतलब कि ड्यूएल काफी हाई है, काफी ज्यादा लीवरेज ले रखा है इन्होंने, समझे? ये वाली बात है। सेल्स 10% बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 30% बढ़ रहा है। मतलब कि फिक्स कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, ये वाली बात है। चलिए, आई होप ये आपको ध्यान रहेगा। और फॉर्मूला बस याद रखेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, ये यहाँ बताया था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, बस ये फॉर्मूला याद रखें। प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। सवाल है कौन सा फॉर्मूला ड्यूएल को रिप्रेजेंट करता है? ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, सेल्स अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सही बात है, ठीक है। बस याद रखिएगा दोस्तों, ड्यूएल जो है ना, सेल्स का छोटा जंप, ईबीआईटी का बड़ा जंप, समझे? सेल्स का छोटा सा जंप, ईबीआईटी का बड़ा जंप। फिक्स कॉस्ट का मैजिक है ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में डीओएल आए ना, बस याद रखिए सेल्स ईबीआईटी जंप, ठीक है। सेल्स चेंज हुआ, ईबीआईटी हमारा जंप कर गया। अब किसका जादू है जी? फिक्स कॉस्ट का जादू है ना, फिक्स कॉस्ट का जादू है। और आपको फुल मार्क्स पक्का। अब जरा रिलेशनशिप देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डेप्ट का यूज, ठीक है। ज्यादा फाइनेंशियल लीवरेज है मतलब कि हाई ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब कि रिस्क आपका ज्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट हाई का समझते हैं, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि आपको ज्यादा यूनिट बेचना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि आपने लीवरेज ज्यादा ले रखा है। यदि आपका फाइनेंशियल लीवरेज कम है तो ब्रेक इवन पॉइंट कम है। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट किए, लोन ज्यादा है तो आपको ज्यादा सेल करनी पड़ेगी ना ब्रेक इवन के लिए, क्योंकि लोन ही तो आपने बहुत उठा लिया है। ये नहीं होता है जी। लीवरेज का मतलब क्या होता है? आपने सोचा कि चलो आप कल से जो है ना, मैं एक धंधा शुरू करता हूँ कि कुछ बेचने का, ठीक है, मान लीजिए साड़ी बेचने का या कुछ सामान बेचने का। आपने अपने दोस्त से बहुत सारा लोन उठा लिया, तो लोन उठा लिया तो लीवरेज ज्यादा बढ़ गया ना, और लीवरेज ज्यादा बढ़ गया तो ब्रेक इवन पहुंचने के लिए आपको ज्यादा ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा बेचना पड़ेगा, तब आप ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे। और यदि कम लीवरेज लेंगे, कम सामान उठाएंगे, तो आपको कम यूनिट बेचना पड़ेगा प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, यानी ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा। लॉजिकली समझिए, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है, समझिए एग्जाम्पल से। मैं हमेशा एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। अब दोस्तों, ऑपरेटिंग लीवरेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है कि सेल्स चेंज होने पर ईबीआईटी कितना चेंज होगा। और फाइनेंशियल लीवरेज बताया है आपको। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या मतलब होता है दोस्तों? कि डेप्ट का यूज कैसे कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब सेल्स चेंज होने पर ईबीआईटी कितना चेंज होगा। तो दोस्तों, यदि फिक्स कॉस्ट आपका ज्यादा है, ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा। फिक्स कॉस्ट कम है, ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा, रिस्क भी कम होगा। जैसे आपने शॉप रेंट पे लिया, शॉप का जो रेंट है वो ज्यादा है, तो थोड़ी सी सेल गिरने से भी प्रॉफिट बहुत गिर जाएगा, समझे? तो कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों लीवरेज का जो आप देखें, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंशियल हो, दोनों लीवरेज प्रॉफिट को एम्पलीफाई करता है। प्रॉफिट ज्यादा तो मजा, लॉस तो टेंशन, है ना जी। तो ब्रेक इवन बढ़ता है जब लीवरेज बढ़ता है। फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग लीवरेज को ड्राइव करता है, ज्यादा फिक्स कॉस्ट ज्यादा रिस्क। लेकिन दोनों लीवरेज टाइप जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ये बताता है कि टैक्स पे करने के बाद कितना कैश बचा। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी मिलेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। लेकिन फिर डेप्रिसिएशन जब जोड़ देंगे बाद में, तब हमें सीएफएटी मिलेगा, मतलब हमारा नेट कैश फ्लो। सारा खर्चा हटा देने के बाद जो हमारे पास बचता है वो कैश फ्लो होता है। अब लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि डेप्रिसिएशन को हम क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों वो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब आपको पता ही होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे निकालते हैं, कॉस्ट अपॉन लाइफ, ऐसे निकालते हैं ना डेप्रिसिएशन। तो ये हम लोग सीएफएटी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, प्लीज याद रखेंगे इसको। सीएफएटी दोस्तों प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फोरकास्टिंग कंसीडर करता है मार्केट कंडीशन और कॉस्ट स्ट्रक्चर को। डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करते हैं इसलिए है क्योंकि आपको रियल कैश फ्लो मिलता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख, डेप्रिसिएशन 2 लाख का है, तो जो टोटल सीएफएटी होगा, कैश फ्लो होगा, ठीक है, वो कितना होगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 10 लाख प्लस 2 लाख, यानी कि 12 लाख हो जाएगा, समझे? तो प्लीज याद रखेंगे सीएफएटी इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो सवाल है कि कौन सा आइटम को ऐड बैक करते हैं सीएफएटी कैलकुलेट करने के लिए? टैक्स, वेरिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। सही जवाब है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं,
क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, चलिए आप आई होप ये CFET वाला कंसेप्ट याद रहेगा। अब दोस्तों एक टर्म है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होता है आइए देखते हैं। दोस्तों पेबैक पीरियड बताता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा भी है टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है कि कुमुलेटिव कैश इनफ्लो ऐड करते जाओ जब तक इन्वेस्टमेंट कवर ना हो जाए। कुमुलेटिव कैश इनफ्लो, जो इनफ्लो आपको आने वाला है वो सब ऐड करते जाओ जब तक आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कवर ना हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों क्या करते हैं कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको नोमिनेटर में डालते हैं, और जो एनुअल कैश इनफ्लो है, जो आपका एनुअल कैश इनफ्लो है उसको डिनोमिनेटर में डालते हैं। ये दे देता है आपको पेबैक पीरियड। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखा है अनइक्वल इनफ्लो। अनइक्वल इनफ्लो का मतलब क्या हुआ? एड ईयरली इनफ्लो टिल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। यदि मान लो देखिए दो चीज हो जाता है कि आपका जो इनफ्लो है वो बराबर है, तो बराबर है तो ठीक है, सीधा डिवाइड कर देंगे उस एनुअल, जो कि बराबर है ना। लेकिन अनइक्वल रहेगा तो इनफ्लो को ऐड करते जाइए जब तक इन्वेस्टमेंट रिकवर ना होगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया। कितना? 1 लाख रुपया। ठीक है, और हर साल आपको 25,000 मिलेंगे। तो बताइए कितने साल में रिकवर हो जाएगा? 4 साल में रिकवर नहीं हो जाएगा। तो वही चीज है, पेबैक पीरियड मतलब 4 साल होगा। मतलब आपने इनिशियल जो इन्वेस्ट किया था उसको रिकवर करने में कितना समय लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक साल आपको 25,000 मिले, कभी 20 मिलेगा, कभी 22 मिलेगा, कभी 23 मिलेगा, कभी 23,000 मिलेगा। तो वैसे केस में आप ना क्या करेंगे, ईयरली इनफ्लो को ऐड करते जाइए जब तक वो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। पेबैक पीरियड यदि छोटा होगा तो रिस्क कम होगी और प्रॉफिट आपका फास्ट होगा। जितना पेबैक पीरियड अच्छा है, उतना छोटा है उतना अच्छा है बात है। उसके बाद एक होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, पेबैक पीरियड अलग होता है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें कहता है कि कैश इनफ्लो को डिस्काउंट करके कैलकुलेट करते हैं। पर ध्यान रहे दोनों मेथड पेबैक के बाद के रिटर्न को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम वैल्यू मनी कंसीडर किया, दे इग्नोर द कैश फ्लो बियॉन्ड पेबैक। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आज का जो 100 रुपया है वो कल के 100 से ज्यादा हो जाएगा ना जी। कल मान लीजिए उसका वैल्यू 110 हो गया। ठीक है, तो 110 से 100 से ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। आज का जो 100 रुपया है कल के 100 रुपया से ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। इसीलिए हम डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंटिंग यही पर्पज है दोस्तों करने का कि आज का 100 रुपया कल कल इसकी वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, कल वो सामान आप नहीं खरीद पाइएगा जो आप आज 100 रुपया में खरीद रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों डिस्काउंटिंग करते हैं हम लोग। अब सवाल है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेबैक जो है वो सिंपल है, क्विक मेथड है। ये स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस के लिए बेस्ट मेथड है। समझे, पेबैक सिंपल है, क्विक मेथड है, एक छोटे बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन मेथड है। और डिस्काउंटेड पेबैक जो है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एडजस्ट करता है। और दोनों चाहे पेबैक हो या डिस्काउंटेड पेबैक हो, दोनों इग्नोर करते हैं पेबैक के बाद के रिटर्न, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल नहीं होते। पूछा जाएगा कि क्या ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है, तो लिमिटेशन भी याद रखेंगे कि चूंकि पेबैक के बाद के रिटर्न को इग्नोर कर रहे हैं तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल नहीं है। दोस्तों आई होप ये याद रहेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, विच मेथड कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी? सिंपल पेबैक नहीं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आगे देखेंगे नहीं होगा। हाँ, डिस्काउंटेड वाला जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखता है। आई होप ये ध्यान रहेगा। दोस्तों पेबैक पीरियड में याद रखेंगे इनिशियल रिकवरी, कुमुलेटिव इनफ्लो। डिस्काउंटेड में याद रखेंगे टाइम वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब मतलब पेबैक पीरियड बताता है कितना टाइम लगेगा पैसा वापस आने में। डिस्काउंटेड में टाइम और पैसे का वैल्यू आज के हिसाब से क्या होगा, दोनों से देखा जाता है। दोस्तों ARR की बात कर लेते हैं। ARR होता है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चलिए ARR को थोड़ा समझते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, एवरेज एंड एनुअल नेट इनकम अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब हुआ इसका, लेट्स अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ARR का एक मेथड है जो बताता है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है। आपने जो इनिशियल इन्वेस्ट किया था, यहाँ देखिए लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितना रिटर्न दे रहा है। फॉर्मूला याद रखिए, एवरेज एनुअल नेट इनकम मतलब रिटर्न अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये तरह से समझिए ना, एक तरह का एवरेज प्रॉफिट है आपका, जितना एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इसे डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड होता है, मतलब कैश फ्लो नहीं बेस्ड है, सिर्फ अकाउंटिंग इनकम देखता है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग प्रॉफिट को यूज करता है।
इजी है, प्रैक्टिकल है, मतलब कि डेटा रेडिली अवेलेबल होता है, इसलिए स्मॉल बिजनेस के लिए परफेक्ट है। और ये टाइम वैल्यू लिमिटेशन क्या है कि टाइम वैल्यू मनी को इग्नोर करता है, मतलब आज का पैसा और कल का पैसा सेम मान लेता है लोग, छोटे छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है। अब देखिए बुक में लिखा होता है कि इग्नोर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब लोग समझते ही नहीं क्या मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश। इंटरनल इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब सिंपल है कि जो यहाँ पे यहाँ देखिए लिखा है ना, इट फोकस ऑन अकाउंटिंग इनकम नॉट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो को इग्नोर कीजिए, इसका क्या मतलब है। देखिए और एक और चीज लिखा है इंटरनल इनकंसिस्टेंसी, इसका मतलब यह है कि नॉमिनेटर ऑनर का रिटर्न है, डिनोमिनेटर टोटल इन्वेस्टमेंट। आप एक और नॉमिनेटर को थोड़ा ध्यान से देखिए तो नॉमिनेटर क्या है इसका, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज एनुअल नेट इनकम, ये क्या है ऑनर का रिटर्न, ठीक है ऑनर रिटर्न। डिनोमिनेटर क्या है, टोटल हमने जितना इन्वेस्ट किया वो है। थोड़ा मिसमैच है, पर एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एरआर फोकस ऑन अकाउंटिंग इनकम नॉट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कंप्यूट करना काफी आसान है। और इंटरनल इनकंसिस्टेंसी या नॉमिनेटर ऑनर रिटर्न होता है, डिनोमिनेटर टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। चलिए ये 3 फैक्ट याद रखेंगे। सवाल है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर एआरआर, तो एंड एवरेज एनुअल कैश फ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट, एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन नेट इनकम ज्यादा सुटेबल है। कैश इनफ्लो में तो सब कुछ आ जाएगा जी, कैश इनफ्लो की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे तो अकाउंटिंग इनकम की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ए फॉर अकाउंटिंग आर फॉर रिटर्न, ऐसे याद रखिए, फॉर्मूला याद रखना काफी आसान है। ए फॉर अकाउंटिंग, आर फॉर रिटर्न। तो एआरआर लव प्रॉफिट हेट कैश, एआरआर क्या लव करता है जी, एआरआर लव प्रॉफिट, समझे। अकाउंटिंग प्रॉफिट इसको अच्छा लगता है, कैश इसको अच्छा नहीं लगता, कैश फ्लो नहीं दिखाता है, सिर्फ अकाउंटिंग इनकम ही दिखाता है, याद रहेगा, समझे। इसलिए फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, इसको अच्छा लगता है क्या अकाउंटिंग प्रॉफिट। एआरआर लव प्रॉफिट एंड हेट कैश। चलिए आई होप एआरआर का फंडा कितना सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा। तो एआरआर में क्या क्या कीवर्ड आएगा, नेट इनकम आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, दोनों का ये तो रेशियो होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। लिमिटेशन क्या है कि टाइम वैल्यू मनी इग्नोर करेगा, प्रॉफिट सेंट्रिक होता है क्योंकि ये प्रॉफिट इसको पसंद है, कैश पसंद नहीं है इसको। चलिए इसमें एक आता है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एमआईआरआर, एक तो आईआरआर होता है एक एमआईआरआर होता है। तो दोस्तों आईआरआर के फ्लॉस को करेक्ट करने वाला हीरो है एमआईआरआर। आईआरआर में क्या प्रॉब्लम था कि वो एज्यूम करता था कि आपके कैश इनफ्लो को रीइन्वेस्ट करेंगे सेम आईआरआर रेट पे, ठीक है, एज्यूम रीइन्वेस्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो रियलिटी में क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एज्यूम करता है कि आपका जितना भी कैश इनफ्लो है ना उसको हम री इन्वेस्ट करेंगे सेम आईआरआर रेट पे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इसको करेक्ट करने के लिए एमआईआरआर आया और वो एज्यूम करता है कि जो री इन्वेस्टमेंट होता है वो किस रेट पे होता है, वो रेट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी री इन्वेस्टमेंट रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर रियलिस्टिक, रिमेंबर दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर रियलिस्टिक, समझे। तो एमआईआरआर का जो मैजिक फॉर्मूला है वो जरा देखिए। एमआईआरआर निकालने का 3 स्टेप होता है। पहले लिमिटेशन समझ में आया आपको, क्या होता है आईआरआर का मेन एजम्पशन ये था कि जब आप कैश फ्लो को री इन्वेस्ट करेंगे ना सेम आईआरआर पे करेंगे, ये एज्यूम करता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। एमआईआरआर इसको करेक्ट करता है और एज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होगा, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा रियलिस्टिक है। तो एमआईआरआर निकालने के लिए 3 स्टेप है। पहला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो आप डिस्काउंट कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंटिंग रेट के रूप में लीजिए और प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। दूसरा होता है टर्मिनल वैल्यू, यानी इनफ्लो का टर्मिनल वैल्यू लेना, राइट, मतलब कि कंपाउंड कीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट भी करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कंपाउंड भी करना है, और फिर ये फॉर्मूला लगाइए पीवीसी इज इक्वल टू टीवी अपॉन 1 प्लस एमआईआरआर टू द पावर एन, और फिर एमआईआरआर निकालने के लिए एक्सेल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो एमआईआरआर का फायदा क्या है कि इट अवॉइड अनरियलिस्टिक आईआरआर रीइन्वेस्टमेंट एजम्पशन, और इट आल्सो एलिमिनेट मल्टीपल आईआरआर, ठीक है। और ये जो एम्बिग्यूटी अल्टरनेटिंग कैश फ्लो से आता है ना उसको हैंडल करता है। इसका मतलब सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि कैश फ्लो कभी पॉजिटिव आ गया, कैश फ्लो कभी नेगेटिव हो, तो आईआरआर मल्टीपल आंसर देगा ना जी, आईआरआर आपको एक ही चीज का मल्टीपल आंसर दे देगा, ठीक है। तो एमआईआरआर एक सिंगल रियलिस्टिक आंसर देता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत है आईआरआर का, कि मान लीजिए कि कैश फ्लो पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो, तो आईआरआर आपको एक से ज्यादा आंसर देगा, बोलेगा कि ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है, ये भी रिटर्न है। और एमआईआरआर क्या करता है, एक सिंगल रिटर्न देता है। इसी को बोलते हैं अनरियलिस्टिक आईआरआर इन्वेस्टमेंट एजम्पशन को हटाता है। चलिए सवाल है कौन सा एजम्पशन एमआईआरआर का करेक्ट है कंपेयर टू आईआरआर, कैश फ्लो ऑकर एनुअली नहीं, टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट नहीं, हाँ ये एजम्पशन करेक्ट है, री इन्वेस्टमेंट एट आईआरआर। एमआईआरआर एज्यूम करता है कि जो हम री इन्वेस्ट करेंगे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेंगे, ये ज्यादा रियलिस्टिक है, समझे।
तो MIRR को बोलते हैं मॉडिफाइड IRR। IRR देखिए, IRR को खुद पसंद है, इसको याद रखिए, IRR लव्स इटसेल्फ, IRR लव इटसेल्फ। और MIRR को क्या पसंद है? MIRR को पसंद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे ARR को क्या पसंद था जी? ARR को पसंद था अकाउंटिंग प्रॉफिट। अभी देखिए, याद था ना आपको? इसलिए दोस्तों ये सब ट्रिक मैं बताता हूं ताकि दिमाग में बैठे। ARR को क्या पसंद है? अकाउंटिंग प्रॉफिट पसंद है। MIRR को क्या पसंद है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पसंद है। और IRR को पसंद है खुद। समझे? तो वही चीज बताया जा रहा है, MIRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल, PVC, TC, सिंगल रेट। चलिए, आई होप MIRR का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चैनल की बात करते हैं। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का फंडा समझना है, ADR, GDR, म्यूचुअल फंड, रिस्क फैक्टर। देखिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के दो मेन रास्ते हैं। एक तो डायरेक्ट रास्ता है। डायरेक्ट रास्ता का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट रास्ता का मतलब है कि आप खुद इन्वेस्ट कीजिए फॉरेन कंपनी में। ठीक है, आप खुद इन्वेस्ट कर लीजिए फॉरेन कंपनी में। तो उसके लिए आपको अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, MNC का शेयर, ये सब तरीका है। और एक इनडायरेक्ट रास्ता है। इनडायरेक्ट में क्या होगा? आप इंटरमीडिएटरी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड, ETF होता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और अगर आप डोमेस्टिक रहना चाहते हैं तो ये सब ऑप्शन है, इक्विटी, डेप्ट, NPS, PPF, FD। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चैनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, ETF, MNC शेयर। ठीक है, अब रिस्क क्या है? देखिए, रिस्क थोड़ा समझ लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी आता है। जैसे पहला रिस्क आता है एक्सचेंज रिस्क, करेंसी का वैल्यू चेंज होगा तो रिटर्न इंपैक्ट होगा। अगर लोकल करेंसी मान लीजिए डेप्रिसिएट हो जाए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमारा जो लोकल करेंसी है वो डेप्रिसिएट हो जाए, ठीक है, तो आपका पैसा कम हो जाएगा। आपका पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर एक आता है कंट्री रिस्क। कंट्री रिस्क में क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, लीगल इशू। ठीक है, ये सब हमारे कंट्री रिस्क में आते हैं। फैक्टर क्या है? जैसे वार हो गया, सैंक्शन हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, ये सब कंट्री रिस्क के कारण होता है। तो एग्जाम के लिए दो तीन फैक्ट याद रखेंगे कि जो हमारा ADR और GDR है, ये डायरेक्ट चैनल है ग्लोबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सचेंज रिस्क जो है इम्पैक्ट होता है करेंसी मूवमेंट का रिटर्न पे, इम्पैक्ट ऑफ करेंसी मूवमेंट ऑन रिटर्न। और कंट्री रिस्क क्या होता है? ये पॉलिटिकल और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण होता है। ये तीन फैक्ट एग्जाम के लिए याद रखेंगे। तो पूछेगा डायरेक्ट चैनल कौन सा है, कौन सा इनडायरेक्ट चैनल है, कौन सा डोमेस्टिक ऑप्शन है। ठीक है, और एक्सचेंज, कौन कौन सा रिस्क होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के कारण? एक्सचेंज रिस्क, कंट्री रिस्क। ठीक है, ये दो तरह का रिस्क होता है। बताइए इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है? ADR डायरेक्ट है, GDR डायरेक्ट है, ग्लोबल म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट है। समझिए, ये कीवर्ड को रिकैप कीजिए। अब एक होता है हमारा APT। APT क्या होता है दोस्तों? हमारा APT को हम लोग बोलते हैं तो दोस्तों, इन डायरेक्ट को या मैं तरीका बताया तो आपको याद करने का। डायरेक्ट याद रखेंगे डायरेक्ट शेयर, इनडायरेक्ट याद रखेंगे म्यूचुअल फंड, और रिस्क के लिए एक्सचेंज रिस्क और कंट्री रिस्क। ठीक है, जो डायरेक्ट शेयर होते हैं ना वो हमारे डायरेक्ट रहेंगे। इनडायरेक्ट को याद रखिए म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड सारे इनडायरेक्ट चैनल है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं इसको, हम लोग APT कहते हैं। क्या होता है ये? तो देखिए दोस्तों, APT एक मॉडल है जो बताता है कि किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या है दोस्तों? ये एक मॉडल है जो बताता है कि हमारे पास यदि कोई सिक्योरिटी है तो उसका रिटर्न, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। हाउ डू वी कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग APT। तो हमारा CAPM का अल्टरनेटिव होता है। CAPM आप जानते हैं ना, राइट, उसका अल्टरनेटिव है APT। तो CAPM सिर्फ आपको मार्केट रिस्क देखता है, पर APT जो है ना बहुत सारे फैक्टर को देखता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं इसको। बस यही फायदा है कि CAPM से APT का कि मल्टीपल फैक्टर को देखता है, जैसे कि GDP, इन्फ्लेशन, गोल्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, रिस्क फ्री रेट ले लीजिए प्लस समेशन ऑफ बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम ऑफ द फैक्टर। मतलब देखिए, जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे GDP हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, गोल्ड प्राइस है, स्टॉक इंडेक्स है, इंटरेस्ट रेट है, सबका अपना अपना क्या होता है? बीटा होता है। समझिए, बीटा बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? बीटा को सेंसिटिविटी। सबका बीटा होता है, तो सबके सेंसिटिविटी को रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे रिस्क प्रीमियम क्या होता है? रिस्क प्रीमियम का मतलब कि आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न तो मिलेगा ना, उसी को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। बीटा होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे यहां देखिए, ठीक है, जैसे यहां देखिए, पहले तो रिस्क फ्री रेट 3% का है, GDP का मान लीजिए बीटा 0.6 है, बीटा आपको दिया रहेगा, और ये 4% क्या है? रिस्क प्रीमियम। उसी तरह मान लीजिए इन्फ्लेशन का ये बीटा है 0.8, और आपका जो प्रीमियम है 2% का है। सबका बीटा नेगेटिव भी हो सकता है।
समझे, सेंसिटिविटी नेगेटिव सेंसिटिविटी होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, एपीटी बोलते हैं इसको। अब सवाल है कि एपीटी का नाम आर्बिट्रेज क्यों है, वाई देयर इज अ वर्ड आर्बिट्रेज है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई सिक्योरिटी मिसप्राइज है तो इन्वेस्टर उसका फायदा उठाता है ना। कोई ऐसा सिक्योरिटी है यदि मान लीजिए कि वो मिसप्राइज है तो इन्वेस्टर क्या करता है, उसका फायदा उठाता है। कैसे फायदा उठाता है, आपको ये थ्योरी तो पता ही है ना, बाय लो सेल हाई, पढ़े है ना, बाय लो सेल हाई। तो जब तक प्राइस करेक्ट ना हो जाए वो उसका फायदा उठाता है, इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। वही लिखा हुआ है, इट एज्यूम लीनियर रिलेशन बिटवीन रिटर्न एंड मैक्रो फैक्टर। तो सीएपीएम के जो लिमिटेशन था बोलता था कि एक ही फैक्टर होता है, नहीं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सीएपीएम के लिमिटेशन को करेक्ट करता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही हो गया, रिस्क फ्री रेट प्लस समेशन ऑफ फैक्टर सेंसिटिविटी इनटू रिस्क प्रीमियम। चलिए सवाल है कौन सा थ्योरी मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को यूज करता है प्राइसिंग के लिए। तो सही जवाब है इसका एपीटी। एपीटी की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर यूज करता है। तो एपीटी याद रखेंगे दोस्तों, मल्टी फैक्टर है, आर्बिट्रेज यूज करता है, रिस्क प्रीमियम यूज करता है। सीएपीएम केवल मार्केट रिटर्न देता है, एपीटी मैक्रो फैक्टर कंसीडर करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एस्टिमेटिंग द फ्यूचर एक्सचेंज रेट। कैसे हम लोग फ्यूचर एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट करेंगे, राइट। तो दोस्तों 90 रुपया या 100 रुपया या 84.68 रुपये, दोस्तों इसी की बात करेंगे हम। इंटरेस्ट रेट पैरिटी का मैजिक समझेंगे। जब आप ओवरसीज प्रोजेक्ट करते हैं ना, पैसा डॉलर में आता है, ठीक है, कैश फ्लो कैसे आएगा, डॉलर में आएगा, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपये में होता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रुपये में किया है, लेकिन जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा। तो पहले क्या करते हैं कि फॉरेन कैश फ्लो को रुपये में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि आपने पैसा डाला है रुपये में और आपको आपने पैसा डाला रुपये में और आपको मिल रहा है डॉलर में। तो क्या करेंगे, जो पहले फॉरेन कैश फ्लो को रुपये में कन्वर्ट करना जरूरी है, और यही कन्वर्जन हम फ्यूचर स्पॉट रेट से करते हैं। कौन से रेट से करते हैं, फ्यूचर स्पॉट रेट से करते हैं, समझे। तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हैं, आप रुपीज को, जो भी कैश फ्लो है आपका डॉलर में है उसको रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस रेट पे कर रहे हैं, फ्यूचर स्पॉट रेट से कर रहे हैं, राइट। तो अब सवाल है कि फ्यूचर स्पॉट रेट का फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये फ्यूचर स्पॉट रेट का ही फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला एस टी इज इक्वल टू एस नोट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर एच अपॉन 1 प्लस आर एच इंटू टू द पावर टी। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। फिर से मैं बता देता हूं कि जब आप ओवरसीज प्रोजेक्ट करते हैं तो पैसा डॉलर में आता है, आपका इन्वेस्टमेंट रुपये में है। तो पहले क्या करते हैं कि जो पैसा डॉलर में आ रहा है उसको रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, और इसी को हम लोग फ्यूचर स्पॉट रेट पे करते हैं। यहाँ पे जो एस टी लिखा है ना, वो आज का स्पॉट रेट है, आज का स्पॉट रेट है। जैसे मान लीजिए कि 80 रुपया चल रहा है पर डॉलर, तो ये 80 रुपया जो होगा वही एस टी है, ठीक है, सॉरी एस नोट एस टी नहीं, एस नोट, वेट अ मिनट, एस टी नहीं, एस नोट है करंट स्पॉट रेट। आर एच क्या है, रिस्क फ्री रेट, इंडिया का होम रेट बोलते हैं, होम कंट्री इंडिया है तो भारत का रिस्क फ्री रेट। एच मतलब होम कंट्री होता है, एफ मतलब फॉरेन कंट्री होता है, ठीक है। यूएस मान लीजिए फॉरेन कंट्री यूएसए है तो यूएस का रिस्क फ्री रेट। और टी क्या है हमारा, टी है टाइम, टू द पावर टी है। जैसे मान लीजिए कि आप 80 रुपया से स्टार्ट करते हैं, इंडिया का रेट ज्यादा है तो रुपये थोड़ा डेप्रिसिएट करेगा, इसीलिए आपको एक साल बाद ना 82 रुपीज दे देगा। इंडिया का रेट ज्यादा है तो रुपये डेप्रिसिएट होगा, इसीलिए 82 रुपीज हो जाएगा। 2 साल बाद 84.68 रुपीज हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके दोस्त ने आपको पैसा उधार लिया, आपके दोस्त ने आपसे पैसा उधार लिया और आप दोनों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसका पैसा जल्दी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आपसे पैसा उधार लिया और आप भी उधार लिए हुए हैं, दोनों का रेट अलग अलग है। जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उसका पैसा जल्दी बढ़ेगा। यही लॉजिक करेंसी पे भी अप्लाई होता है, समझे। तो आई होप ये याद रहेगा। इसको बोलते हैं ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर एक्सचेंज रेट को एस्टिमेट करना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट यही है कि ये क्या करता है कि जो फॉरेन कैश फ्लो हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग डॉलर में कन्वर्ट करते हैं डिस्काउंट करने से पहले, क्योंकि हमारा रेट सेम है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है रुपये में, आ रहा है डॉलर में, हम इस डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकें क्या ज्यादा है। फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला ये है आपके सामने। चलिए, तो रेट हाई हायर प्राइस, तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको याद रखने का। तो देखिए, इसके लिए याद रखेंगे हाई रेट हाई प्राइस, इंडिया का रेट ज्यादा तो रुपये डेप्रिसिएट करेगा, डॉलर एक्सपेंसिव होगा। और फॉर्मूला याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, स्पॉट मल्टीप्लाइड बाय होम डिवाइडेड बाय फॉरेन टू द पावर टी। ये है फॉर्मूला। सोचिए कि होम का इंटरेस्ट ऊपर रहेगा, फॉरेन का नीचे रहेगा, बस रेशियो बना दीजिए, पावर टी डाल दीजिए, स्पॉट से गुना कर दीजिए, समझे।
तो एक सवाल है कि फॉर्मूला फॉर एस्टिमेटिंग फ्यूचर स्पॉट, पीपीपी थ्योरी नहीं, इंटरेस्ट रेट पैरिटी करेक्ट, ठीक है, ये सही बात है। बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट पैरिटी, आप स्पॉट रेट को एडजस्ट कर रहे हैं रिलेटिव रिस्क फ्री रेट से, याद रहेगा दोस्तों। तो फ्यूचर स्पॉट रेट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, डिस्काउंट से पहले कन्वर्जन कीजिए स्पॉट रेट। अब एक अप्रोच है जिसको हम लोग बोलते हैं होम करेंसी अप्रोच। आइए इसको देखते हैं ये क्या होता है, सिंपल भाषा में समझेंगे दोस्तों। आपको यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। यदि चीजें समझ में आ रही हो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। आपने कभी सोचा है कि अगर आप डॉलर से पैसा कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट इंडिया में है तो पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कमा रहे हैं डॉलर से, ठीक है, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में है, इन्वेस्टमेंट आप भारत में किए हुए हैं, तो पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है, पर कैसे? तो इसका एक अप्रोच होता है होम करेंसी अप्रोच। भारत में आपने निवेश किया है और आप डॉलर कमा रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये इसको बोलते हैं होम करेंसी अप्रोच। तो इसका मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो डॉलर में है, आपको जो कैश इनफ्लो आ रहा है ना वो कैसे आ रहा है? डॉलर में आ रहा है, ठीक है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रुपी में है। आपका इन्वेस्टमेंट कहां पे है? रुपी में है। तो पहले फॉरेन कैश फ्लो को रुपी में कन्वर्ट करो यूजिंग एक्चुअल या एस्टिमेटेड स्पॉट रेट, फिर डिस्काउंट करो डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड रेट पर, इसको आरएडीआर बोलते हैं। 2 स्टेप करना है, पहले तो कन्वर्ट करो डॉलर को रुपी में और फिर डिस्काउंट करो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? फ्यूचर स्पॉट रेट अभी हमने सीखा है, ऊपर यही फॉर्मूला देखा है हमने। अच्छा, अब आपने ये कर लिया तो हर साल का इनफ्लो निकालिए। हो सकता है कि एक जरूरी तो एक बार इनफ्लो, हर साल का इनफ्लो निकालिए, उसको रुपी में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको डिस्काउंट कीजिए डोमेस्टिक एडजस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पे। ये किसका रेट है? ये डोमेस्टिक एडजस्ट रेट किसका होता है? तो ये है दोस्तों इंडिया का रेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्पॉट रेट आज है 80 रुपया पर डॉलर, ठीक है, एक साल बाद आपने एस्टिमेट किया तो अगर वो फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, ये फॉर्मूला एस नॉट इंटू 1+RH अपॉन 1+RF टू द पावर टी की जगह 1 लिख दीजिए। RH आपको पता ही है, एस नॉट पता है, तो एक साल बाद आपको मिला 82.31, ठीक है, ये स्पॉट रेट। 2 साल बाद ये मिला, 3 साल बाद ये मिला, 4 साल बाद ये मिला, ठीक है। अब इसको सबको डिस्काउंट कीजिए। कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग आता है जी, कैसे डिस्काउंट करते हैं? तो डिस्काउंट करना बहुत सिंपल है, जो भी आपका कैश फ्लो है उसको 1+R टू द पावर n से डिवाइड कर दो, यही डिस्काउंटिंग होता है। तो 12% पे डिस्काउंट करेंगे तो जो पीवी मिलेगा वो 10,852 मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप यूएस से चॉकलेट मंगवा रहे हैं पर पेमेंट इंडिया में कर रहा है। पहले चॉकलेट का प्राइस रुपये में कन्वर्ट करेंगे, फिर सोचेंगे कि आपके घर का बजट क्या अलाउ करता है, बस यही। तो की पॉइंट याद रखेंगे दोस्तों, क्या करना है कि सबसे पहले फॉरेन कैश फ्लो को रुपये में कन्वर्ट करो, फिर एक्चुअल एस्टिमेटेड स्पॉट रेट का यूज करो और डोमेस्टिक एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटिंग करना है, ठीक है, प्लीज इसको याद रखेंगे। आई होप ये ध्यान रहेगा। तो कन्वर्ट फर्स्ट, इसका ट्रिक है पहले कन्वर्ट करो, होम करेंसी अप्रोच, कन्वर्ट फर्स्ट डिस्काउंट लेटर, पहले कन्वर्ट करो और बाद में डिस्काउंट करो, ये अप्रोच। और फॉर्मूला तो वही है, स्पॉट मल्टीप्लाइड बाय होम डिवाइडेड बाय फॉरेन टू द पावर टी, ठीक है, यही फॉर्मूला है। होम का इंटरेस्ट ऊपर, फॉरेन का नीचे। एक सवाल कर लेते हैं, अंडर होम करेंसी अप्रोच डिस्काउंटिंग इज डन एट फॉरेन रिस्क फ्री रेट, फॉरवर्ड रेट, डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड रेट, लाइव और। तो ये आरएडीआर पे होता है, डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड रेट पे होता है, ठीक है। चलिए एक एक चीज समझ में आ रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है। अब ये तो होम करेंसी अप्रोच हमने देखा, फॉरेन करेंसी अप्रोच देखते हैं ये क्या करता है। तो आपने कभी सोचा है कि अगर आप डॉलर से पैसा कमा रहे हैं तो क्या हर साल डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना जरूरी है? नहीं दोस्तों, हम एक सही अप्रोच समझेंगे क्योंकि होता है फॉरेन करेंसी अप्रोच। आसान फॉर्मूला है, मस्ट ट्रिक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फॉरेन करेंसी अप्रोच का फंडा सिंपल है कि आपके जो कैश इनफ्लो डॉलर में है तो उनको डॉलर में ही रखिए, मत कन्वर्ट कीजिए। जैसे हमने पिछले केस में क्या किया, रुपये में कन्वर्ट किया, ये बोलता है कि मत करो रुपये में कन्वर्ट, डॉलर में ही रखो। डिस्काउंट कर दो फॉरेन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट पे, जो आपका फॉरेन रिस्क एडजस्टेड रेट है उस पर डिस्काउंट करो। पिछले केस में हमने डोमेस्टिक रेट पे डिस्काउंट किया था, ये बोलता है कि फॉरेन रेट पे ही डिस्काउंट करो। फिर सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको करंट स्पॉट रेट पे रुपये में कन्वर्ट करो। समझे? मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो पहले तो रिस्क प्रीमियम निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि ये होम करेंसी है, ये फॉरेन रेट है, तो इससे आपको आरपी मिल जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है कि 1+RA इज इक्वल टू 1+RP मल्टीप्लाइड बाय 1+RD। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा आरए का वैल्यू, रिस्क एडजस्टेड फॉरेन रेट। फिर आप जो भी आपका इनफ्लो है डॉलर में उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और तब जाके उसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रुपये में करंट स्पॉट रेट के माध्यम से, ठीक है।
तो देखिए, डिटेल में जाना चाहते हैं ना, तो हमारा वीडियो जैसे अभी हम चूंकि शॉर्ट में समझ रहे हैं तो हम डिटेल में बता नहीं समझा सकते हैं आपको, ठीक है। तो सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, की पॉइंट क्या है कि जो कैश फ्लो है वो आपका फॉरेन करेंसी में ही रहेगा। डिस्काउंटिंग करेंगे फॉरेन एडजस्ट रिस्क एडजस्टेड रेट पे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर करंट स्पॉट रेट पे करेंगे। तो डॉलर में रखिए, एंड में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। बस यही होता है हमारा फॉरेन करेंसी अप्रोच। अब दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या इंपैक्ट होता है। दोस्तों सोचिए, क्यों बड़े कॉर्पोरेट अपना प्रॉफिट टैक्स फ्री कंट्री में शिफ्ट करते हैं ना जी। कुछ कंट्री टैक्स फ्री होते हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्या करते हैं कि अपना जो प्रॉफिट है वो वहां शिफ्ट करते हैं। क्यों? और आपने ओईसीडी क्यों उनके पीछे पड़ा है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब है कि एक कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी के बीच क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करती है। क्या करती है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक पेरेंट कंपनी अपने सब्सिडी को गुड्स बेचती है। प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्पोरेट प्राइस मैनिपुलेट करते हैं ताकि प्रॉफिट टैक्स हेवन में शिफ्ट हो जाए और टैक्स बच जाए। कहां शिफ्ट हो जाए दोस्तों? टैक्स हेवन में। प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये यहां तक ठीक है, चलेगा कि आपका सब्सिडी कंपनी विदेश है तो आप उसको माल बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब वो टैक्स प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं, प्रॉफिट के डेटा को प्राइसिंग, ये प्रॉफिट डेटा मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस मैनिपुलेट करते हैं ताकि प्रॉफिट जो है टैक्स हेवन में शिफ्ट हो जाए। तो इसमें ओईसीडी ने एक रूल बनाया है, ठीक है। तो इसने रूल बनाए हैं जो इंश्योर करता है कि प्राइसिंग फेयर हो और कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। अगर रूल तोड़ा जाए तो हैवी पेनल्टी लगेगी। जैसे मान लीजिए कि घर में दो दुकान है, एक भारत में है और एक आपका दो दुकान है, मान लीजिए एक भारत में और एक दुबई में। आप इंडिया वाली दुकान से दुबई वाले को माल बेच रहे हैं सुपर चीप प्राइस पे ताकि दुबई में प्रॉफिट दिखे, क्योंकि वहां पे टैक्स करना है। यही है प्रॉफिट शिफ्टिंग। और ओईसीडी बोलता है कि नो चीटिंग, चीटिंग अलाउड नहीं है। तो ओईसीडी ने ट्रांसफर प्राइसिंग इसलिए लाया था ताकि रिलेटेड पार्टी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को के लिए लाया था। और कॉर्पोरेट क्या करते हैं? प्राइजेस को मैनिपुलेट करते हैं, प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं टैक्स हेवन को। यदि रूल ब्रीच होगा तो स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगा, हैवी पेनल्टी लगेगा। तो दोस्तों ओईसीडी का नियम याद रखिएगा। ओईसीडी क्या बोलता है? ओईसीडी कहता है स्टॉप प्रॉफिट शिफ्ट। प्रॉफिट शिफ्ट को रोको, प्रॉफिट शिफ्ट मत करो, ठीक है। और ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि प्रिवेंट टैक्स इवन प्रॉफिट शिफ्टिंग। जैसे ट्रांसफर है, ट्रांसफर का मतलब कि शिफ्ट, ठीक है। और ओईसीडी बोलता है कि शिफ्ट मत करो, समझे? यही चीज सवाल है। ट्रांसफर प्राइसिंग रूल प्राइमरली अप्लाइड टू इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड, रिड्यूस टैरिफ, प्रिवेंट प्रॉफिट शिफ्टिंग टू टैक्स हेवन, इनकरेज एफडीआई। अभी बताया आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है शिफ्टिंग ना करें टैक्स हेवन को, समझे दोस्तों? चलिए कीवर्ड रिकैप कीजिए। ओईसीडी क्या मेजर करता है? ट्रांसफर प्राइसिंग रूल को, प्रॉफिट शिफ्टिंग, टैक्स हेवन। आई होप ये याद रहेगा। अब एक मॉडल है जिसको हम लोग हीलियर मॉडल बोलते हैं। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। आपने कभी सोचा है कि प्रोजेक्ट का रिस्क कैसे मेजर होता है? रिस्क की बात कर रहे हैं दोस्तों। रिस्क कैसे मेजर होता है? सिर्फ गेस वर्क से नहीं दोस्तों, मैथ से होता है, मैथमेटिक्स होती है, इससे हम रिस्क मेजर करते हैं। तो हीलियर मॉडल को समझेंगे, आसान फॉर्मूला है, मस्त मेमोरी ट्रिक के साथ। तो रिस्क एनालिसिस का मतलब है कि कैश इनफ्लो अनसर्टेन है तो प्रोजेक्ट का रिस्क कैसे पता चले। आपका कैश फ्लो पता ही नहीं है आपको, कैश फ्लो अनसर्टेन है, ठीक है। क्योंकि कैश फ्लो अनसर्टेन है तो प्रोजेक्ट का रिस्क कैसे पता चले? तो हीलियर मॉडल बोलता है कि रिस्क जो है ना, हमारा एनपीवी का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। रिस्क जो है एनपीवी का क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन है। यदि सिग्मा ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो रिस्क भी ज्यादा होगा। ये हमारे एनपीवी अप्रोच पे बेस है। एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। दो केसेस होते हैं, एक होता है परफेक्ट कोरिलेशन, एक होता है नो कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब कि हर साल के कैश फ्लो एक जैसे बिहेव करेंगे। नो कोरिलेशन मतलब कि हर साल के कैश फ्लो इंडिपेंडेंट होते हैं, समझे? फॉर्मूला दोनों केस में अलग होता है पर फंडा सेम है। जितना ज्यादा वेरिएशन उतना ज्यादा रिस्क, समझे? मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि रिस्क एनालिसिस का मतलब है कि कैश इनफ्लो अनसर्टेन है तो प्रोजेक्ट का रिस्क कैसे पता चले। हीलियर मॉडल बोलता है कि रिस्क जो है आपका एनपीवी का स्टैंडर्ड डेविएशन है, हायर सिग्मा हायर रिस्क। एनपीवी अप्रोच पे बेस्ड होता है ये, नेट प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच पे। दो केस होता है, परफेक्ट कोरिलेशन, नो कोरिलेशन। फॉर्मूला दोनों केस में अलग अलग होता है पर फंडा सेम है। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम मार्क्स है, अगर हर सब्जेक्ट में मार्क्स सेम है तो रिस्क कम है, परफेक्ट कोरिलेशन है। और अगर मार्क्स हर सब्जेक्ट में अनप्रेडिक्टेबल है तो रिस्क ज्यादा है, कोई कोरिलेशन ही नहीं है। जैसे समझिए ना, आपका रिजल्ट आता है, मार्क्स 5 सब्जेक्ट है मान लीजिए, सबका एक एक मार्क्स सेम आ रहा है, लगभग 90 तो अच्छी बात है ना, परफेक्ट कोरिलेशन है। और अगर मार्क्स किसी में 50 है, किसी में 70 है, किसी में 40 है, ऐसे ऐसे वेरिएशन कर रहा है तो नो कोरिलेशन है। प्लीज याद रखेंगे, ये प्रोफेसर फेडरिक एस हिलियर ने स्टार्ट किया था। रिस्क को कहा इन्होंने? एनपीवी का स्टैंडर्ड डेविएशन। दो केस होता है, परफेक्ट और अनकोरिलेटेड केस।
तो हीलियर को याद रखिए, इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। हीलियर को याद रखिए हाई सिग्मा, मतलब हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क। हीलियर हिल जैसा नहीं लग रहा है, हिल का हाइट होता है, तो हिल का हाइट सिग्मा हो गया, सिग्मा है तो हाई रिस्क है, हिल से रिलेट कर लीजिए। तो हीलियर मॉडल रिस्क को कैसे मेजर करता है? बीटा से, वेरिएंस से, आईआरआर से नहीं, एनपीवी के स्टैंडर्ड डेविएशन से। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। तो रिस्क मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन केस, परफेक्ट